वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। ईवीएस पेडागोजी को लेकर, परिसर अभ्यास को लेकर आज के इस वीडियो में हम पहली से पाँचवीं के लिए पेपर 1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से परिसर अभ्यास में, जिस प्रकार से ईवीएस पेडागोजी में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। सर, जिस प्रकार से प्रश्न परिसर अभ्यास में पूछे जाते हैं, ईवीएस पेडागोजी में पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न जो होते हैं वो कंटेंट बेस आपको पूछे जाते हैं और 15 नंबर की पेडागोजी आपको जो है ईवीएस में देखने के लिए मिलती है। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए किस राज्यों के पहाड़ों के जंगल में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। अब देखिए सीधे सीधे तौर पर प्रश्न पूछा गया कि झूम खेती कहाँ की जाती है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, झारखंड, मिजोरम, असम या फिर छत्तीसगढ़। इस प्रकार से 4 विकल्प, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर जो मिजोरम होगा दोस्तों, विकल्प जो बी दिया गया है झूम खेती के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होने वाला है। ऑप्शन जो 2 रहेगा वो यहाँ पर आपका राइट विकल्प होने वाला है, क्योंकि झूम खेती के संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया गया है कि झूम खेती या कर्तन दहन कृषि इसको कहा जाता है, मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों द्वारा की जाती है। मिजोरम इस प्रकार की पारंपरिक कृषि का एक प्रमुख केंद्र है। इसमें जंगल के एक हिस्से के पेड़ पौधे को काटकर साफ किया जाता है और फिर उन्हें जला दिया जाता है। जली हुई राख मिट्टी में मिला जाती है जो प्राकृतिक खाद का काम करती है। कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है तो इसे खाली छोड़कर किसी अन्य जगह पर यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? झूम खेती कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। मैं आपको बता रहा हूं कि कंटेंट के आधार पर ये प्रश्न आपके सामने यहां पर लाए गए हैं, एनसीईआरटी के आधार पर ये प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। सर, दूसरा प्रश्न पूछा गया कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षी का वह युगल मतलब जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए दोस्तों। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो परिसर अभ्यास में आप कहेंगे, ईवीएस में आप कहेंगे दोस्तों, तो रिपीट होते चलते हैं। यहां पर 4 विकल्प आपके सामने हैं और अगर आप बात करेंगे सही ऑप्शन की तो विकल्प जो डी रहेगा, चील और बांझ, आपका यहां पर क्या है दोस्तों? सही विकल्प हो जाएगा। क्योंकि इसके संदर्भ में स्पष्टीकरण यहां पर जान लेना जरूरी है कि चील और बाज और गिद्ध जैसे शिकारी पक्षियों की दृष्टि बहुत तेज और श्रेष्ठ होती है। एनसीईआरटी के अनुसार ये पक्षी इंसानों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से किसी भी वस्तु या शिकार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जो चीज हम 2 मीटर की दूरी से देख पाते हैं उसे ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से आसानी से देख लेते हैं। इसलिए जो हमारा विकल्प डी यहाँ पर दिया गया है सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है वही यहाँ पर क्या है? राइट विकल्प होगा। चलिए सर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सर प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि मच्छरों द्वारा होने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। अब देखिए दोस्तों, वो कौन सी 2 बीमारियां हैं जो मच्छरों से होती है, कौन सा सही जोड़ा है, इस प्रकार से प्रश्न यहां पर पूछा गया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसी प्रकार से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। सीटेट में जो है दोस्तों पीवाईक्यू बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर डेंगू और चिकनगुनिया अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये मच्छर से होने वाले रोग है या हम इसको बीमारियां कह सकते हैं। तो विकल्प जो डी रहेगा
ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है सर, फिर से एक बार मच्छर के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया कि मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। आपके सामने 4 विविध विकल्प दिए गए, हमारे सांसों के कंपन द्वारा, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, आपको विकल्प 3 बताया गया कि श्वास द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, या फिर पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो देखिए मच्छर जो है दोस्तों वो हमें ढूंढ लेते हैं, इसका रीजन है पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। मतलब जो 4th वाला विकल्प यहां पर आपका दिया है, ऑप्शन जो 4 दिया गया है वो एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। क्योंकि अगर आप बात करेंगे सर स्पष्टीकरण की, तो साफ साफ तौर पर कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन के अनुसार मच्छर इंसानों को उनके शरीर की विशेष गंध और गर्मी से पहचानते हैं। वे अंधेरे में भी हमारे पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की प्राकृतिक गर्मी, मतलब हीट हम जिसको कहते हैं, महसूस करके हम तक आसानी से पहुंच जाते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 5, बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अब कंटेंट से हटकर थोड़ा ये क्वेश्चन यहां पर आया है, इसको हम कहेंगे ईवीएस पेडागोजी। पेडागोजी में और कंटेंट में फर्क क्या होता है दोस्तों, ये आप समझेंगे कि कंटेंट जो होता है वो टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन पेडागोजी में आपको आपकी स्किल की बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कहेंगे सर इसका सिलेबस क्या होता है, तो मैं कहूंगा पेडागोजी का कोई विशेष सिलेबस नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी महारत है, आप पर कितनी स्किल है। सर प्रश्न पूछा गया कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। अब देखिए यहां पर 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। अगर आप बात करेंगे सर सही विकल्प की, तो देखिए बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। अगर आप हिस्से कर बच्चों को बताएंगे तो बच्चा उतने बेहतर तरीके से नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप उसी बात को एक साथ बच्चे को बताएंगे तो बच्चा समझ पाएगा। इसी को यहां पर उदाहरण कहेंगे दोस्तों। तो पहला विकल्प जो रहेगा, ऑप्शन जो 1 दिया गया है, वो यहां पर क्या है, हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं सर प्रश्न नंबर 6 फिर से एक बार पेडागोजी को लेकर पूछा गया है। प्रश्न जिस प्रकार से पूछा गया है आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सूचक आकलन क्षेत्र अभिव्यक्ति से संबंधित है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है और हम कहेंगे सर कि 2026 की परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया था फरवरी 2026 में। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए हैं और प्रश्न को अगर आपने ध्यान से समझा है दोस्तों, तो देखिए चित्रों द्वारा विचार व्यक्त करना यहां पर क्या होगा, हमारा सही विकल्प माना जाएगा। मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा यहां पर क्या है दोस्तों, राइट विकल्प होगा। क्योंकि अगर आप बात करेंगे स्पष्टीकरण की, तो साफ साफ तौर पर बताया गया है कि आकलन के क्षेत्र में अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य बच्चों की उस क्षमता का मापना जिसके द्वारा वे अपने ज्ञान, समझ और विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत या प्रकट करते हैं। कला, चित्रकारी या रेखा चित्र के माध्यम से विचार व्यक्त करना रचनात्मक और दृश्य अभिव्यक्ति का एक प्रमुख सूचक है। मतलब आपका जो पहला वाला विकल्प यहां पर बताया गया है वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ आते हैं सर 7वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा गया है कि पानी के साथ प्रयोग से बच्चों में विभिन्न प्रक्रिया कौशल का विकास होता है। होता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। अब सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों कि कौन सी एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो देखिए निष्कर्ष निकालना हम कहेंगे सर की प्रक्रिया कौशल है, चर्चा करना हम कहेंगे सर की प्रक्रिया कौशल है, और विश्लेषण करना हम कहेंगे सर की प्रक्रिया कौशल है। लेकिन आप कहेंगे सर कि तथ्यों को पुनः प्राप्त करना यह प्रक्रिया कौशल नहीं है। मतलब जो पहला विकल्प आपका यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है, वो यहां पर क्या है सर, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन से संबंधित उप प्रकरण कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए। अब देखिए पर्यावरण अभ्यास को लेकर, पर्यावरण अध्ययन को लेकर यहां पर प्रश्न पूछा गया कि भोजन से रिलेटेड जो एक उप प्रकरण है, मतलब कक्षा 3 के लिए, इयत्ता तीसरी के लिए, तो वो कौन सा उसका टाइटल होना चाहिए, यहां पर सबसे उपयुक्त तो होना चाहिए। मतलब आपके लिए बताया गया है कि बच्चा जो कक्षा 3 में पढ़ता है, बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त तो क्या होना चाहिए। तो देखिए बच्चे अपने आस पड़ोस और अपनी फैमिली के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, तो वही टॉपिक यहां पर क्या है, बच्चों से रिलेटेड माना जाएगा। अब अगर आप कहेंगे सर कि भोजन पकाना तथा परिवार के संग भोजन करना, यह टॉपिक यहां पर क्या है, सही रहेगा। पहला विकल्प आपका राइट विकल्प माना जाएगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा सर वो यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प होगा। क्योंकि एनसीईआरटी की अगर आप बात करेंगे, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के
अनुसार एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पाठ्यक्रम में कक्षा 3 के लिए भोजन थीम के अंतर्गत घर के भोजन पकाने के तरीके और परिवार के साथ मिलकर खाने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभव से सीधा मेल खाता है। मतलब आपका यहाँ पर जो कौन सा विकल्प सही है सर, पहला विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प हो जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं सर। 9वां प्रश्न पूछा गया है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि। अब देखिए चारों विकल्प अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे तौर पर समझ आ जाएगा कि यह कार्य अनुभव मतलब वर्क एक्सपीरियंस एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। मतलब आपका डी वाला विकल्प जो यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाना। बिल्कुल पेडागोजी को लेकर प्रश्न हम यहां पर लगातार देख रहे हैं सर। 10वां क्वेश्चन है कि यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार है और बुद्धिमान है, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेडागोजी क्या होती है सर। तो पेडागोजी होती है अध्यापन शास्त्र, वो डिपेंड करती है आपकी स्किल के ऊपर। अब यहां पर भी अगर आपने चारों ऑप्शंस देख लिए तो देखिए सर, यहां पर आपके लिए जरूरी है कि उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा। मतलब ऑप्शन जो डी रहेगा, विकल्प जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर, सही और सटीक आंसर होने वाला है। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सिलेबस सीटेट का होता है दोस्तों, उसको संपूर्ण सिलेबस को यहाँ पर अगले 44 दिन में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए 2026 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच की दूरी लगभग 756 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगभग 14 घंटे का समय लेती है तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड से औसत चाल कितनी है। देखिए मीटर प्रति सेकंड औसत चाल पूछा गया है और विकल्प जो बी बताएगा दोस्तों कि 15 मिनट सेकंड। मतलब आपका दूसरा विकल्प यहां पर क्या है, इस प्रश्न के संदर्भ में सही होगा। बहुत बड़ा एग्जांपल होने की वजह से यहां पर सेट कर पाना मुश्किल नहीं हो पाया है दोस्तों, इस वजह से यहां पर स्क्रीन पर दिखाना आपको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 सर, 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां तोरांग का अर्थ जंगल है। अब देखिए जिस प्रकार से हम मराठी में वन कहते हैं, जंगल को रान कहते हैं, इसी प्रकार से तोरांग कहा जाता है जंगल को। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं सर। और यहां पर अगर आप बात करेंगे सर कि झारखंड में जंगल को क्या कहा जाता है तो तोरांग कहा जाता है। विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर, सही आंसर होगा। क्योंकि झारखंड राज्य की अगर आप बात करेंगे तो देखिए झारखंड राज्य में स्थानीय आदिवासी लोगों को कुड्डुक, ये भी याद रखना है, कुड्डुक या हो भाषा में तोरांग शब्द का अर्थ जंगल होता है। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पुस्तक में सूर्यमणि की कहानी में भी इसका विशेष उल्लेख मिलता है, जहां उन्होंने आदिवासियों की सांस्कृतिक और जंगल को बचाने के लिए तोरांग केंद्र की शुरुआत की थी। मतलब विकल्प जो बी दिया गया है सर, झारखंड, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 सर, प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया कि कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, श्रीनगर में जो घर होते हैं वहां पर उसको लेकर 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं और कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने है, 4 विकल्प आपको दिए गए। तो देखिए पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी से बने होते हैं, तो सर हम कहेंगे बिल्कुल ये तो विशेषता पाई जाती है। अगर आप बात करेंगे विकल्प बी की कि कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है जो बाहर की ओर निकली होती है, इन्हें डब कहते हैं, तो बिल्कुल विकल्प बी भी आप कहेंगे सर कि यहां पर तो सही बताया गया है। उसके बाद डल झील पर हाउस बोट श्रीनगर का एक मुख्य आकर्षण है, तो जी हां बिल्कुल
ऑप्शन 3 भी यहाँ पर हम कहेंगे सर कि सही हो जाता है, लेकिन ऑप्शन 4 यहाँ पर बताया गया है कि श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं। तो ये वाला विकल्प यहाँ पर गलत होगा सर, क्योंकि डोंगा क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, डोंगा कोई पहाड़ी क्षेत्र या जमीन पर बना हुआ मकान नहीं है, बल्कि यह पानी पर तैरने वाली एक पारंपरिक नाव या बोट, इसको हम कह सकते हैं। विकल्प जो डी रहेगा आपका वो यहाँ पर क्या है सर, हमारा सही विकल्प होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ जाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, स्टेटमेंट टाइप। आई थिंक ये प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है। तो देखिए, हम आपको बताएंगे सर कि कितने विकल्प यहां पर सही है। आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं और स्टेटमेंट टाइप ये क्वेश्चन यहां पर क्या है आपको पूछा गया है। तो देखिए, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, अब यहां पर 4 कथन आपको दिए गए हैं, कितने कथन सही होने चाहिए। सर पहला कथन है कि प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। पहला विकल्प आपका सही हो गया, बिल्कुल पहला विकल्प सही हो गया और ए सभी में ऑप्शन दिया भी है। उसके बाद आपको बताया गया है कि छतों में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छतों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से विकल्प बी भी यहाँ पर बताया गया है सर, विकल्प बी भी यहाँ पर बताया गया है, लेकिन विकल्प बी जो है वो सही नहीं होगा, गलत है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है, गलत दिया गया है। छतों में नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ये मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती है जो दिन भर काम करती है और अपने बच्चों की देखभाल भी करती है। मतलब विकल्प सी सही होगा, ए और सी सही हो गया, बी यहाँ पर गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन 4 भी जो है सही होगा दोस्तों कि श्रमिक मक्खियाँ फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती है। रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती है, जिसके द्वारा अन्य मक्खियां भी रस एकत्र करने के लिए इनसे जुड़ जाती है। मतलब आपका जो विकल्प यहाँ पर डी है वो भी सही होगा। मतलब ए सी डी ये तीनों विकल्प यहाँ पर आपके क्या होंगे सर, बिल्कुल सही विकल्प होंगे। मतलब ऑप्शन जो सी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, सही आंसर होने वाला है। चलिए, हाथियों के संदर्भ में अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। सर हाथियों को लेकर भी हर परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है कि हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, हाथियों के बारे में यहां पर 4 कथन आपको दिए गए हैं। पहला जो कथन है वो इस तरीके से बताया गया है कि हाथी झुंड में रहते हैं। ओके, तो देखिए पहला जो कथन है वो यहाँ पर सही होगा कि हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद दूसरा जो कथन है, हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हाथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। तो देखिए 20 से 25 यहाँ पर गलत बताया गया है, 10 से 12 हाथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। मतलब आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर कट हो जाएगा। तो सर देखिए, बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं, ये भी यहाँ पर गलत बताया गया है, क्योंकि जो नर हाथी होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं। सी भी गलत हो गया, तो सी को भी हमने क्या कर देना है, कट कर देना है। मतलब डी वाला विकल्प आपका सही हो गया कि सबसे अधिक आयु की हाथिनी झुंड के सभी फैसले लेती है। तो विकल्प जो डी दिया गया है सर हाथियों के संदर्भ में, वो यहां पर आपका राइट विकल्प होगा। ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। दोस्तों, आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पेपर 1 के लिए अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है। परीक्षा में बहुत कम वक्त बचा है दोस्तों, और उस प्रकार से लोग यहां पर पढ़ नहीं रहे। हम पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब से टीएटी का पेपर लीक हुआ है लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, ये वास्तु स्थिति है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अपडेट क्वेश्चन सेट पेपर 1 के लिए रेडी हो चुके हैं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें हिंदी पेडागोजी, मराठी पेडागोजी, बाल मानस शास्त्र, परिसर अभ्यास पेडागोजी और गणित पेडागोजी को लेकर टोटल 50 प्रश्न पत्रिका यहां पर आपको दी जाएंगी दोस्तों, 499 रुपए में। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन सेट यहां पर दिए जाएंगे, विथ आंसर की दी जाएंगी दोस्तों। मतलब प्रत्येक प्रश्न पत्रिका में आपको आंसर की भी दी गई है। और 6 सितंबर 2026 के लिए विशेष करके ये प्रश्न संच यहां पर बनाए गए हैं दोस्तों। मराठी के 10 क्वेश्चन पेपर, हिंदी के 10 क्वेश्चन पेपर, परिसर के 10 क्वेश्चन पेपर, गणित के 10 और बाल मानसशास्त्र के 10, टोटल 50 क्वेश्चन सेट आपको सिर्फ 499 रुपए में यहां पर दिया जाएगा। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर आपको इसको परचेस कर लेना है दोस्तों। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है, हमारी तरफ से एक स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको देना है और तुरंत आपको
ये प्रश्न संच यहां पर दिए जाएंगे दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल अपडेट है, क्योंकि रिसेंटली जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उस प्रकार से ही ये प्रश्न संच यहां पर बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर जितने लोग नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। सर प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है कि ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया कि वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, मतलब जो पहला विकल्प यहां पर आपका दिया गया है सर वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है कि एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल को विकास होगा। तो देखिए क्या डूबा क्या तैरा पानी में, इस तरीके से यहां पर जब टीचर मानो कि प्रयोग कर रहा है तो वो अवलोकन कर रहा है, मतलब आपका विकल्प जो ए रहेगा सर, ऑप्शन जो ए रहेगा वो यहां पर क्या है सही आंसर होगा। अगर आप बात करेंगे सर कि स्पष्टीकरण किस प्रकार से बताया गया है, तो देखिए जब शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में प्रयोग का संचालन करते हैं तब विद्यार्थी पानी में डाली गई विभिन्न वस्तुओं के व्यवहार को ध्यान में रखते हैं। वे यह प्रत्यक्ष रूप से नोट करते हैं कि कौन सी वस्तु सतह पर तैर रही है और कौन सी नीचे बैठ यानी डूब गई है। विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन मतलब ईवीएस में अवलोकन एक बुनियादी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल मतलब प्रोसेस स्किल है जो छात्र के साक्ष्य का या आंकड़ों एकत्रित करने में मदद करता है। मतलब आपका विकल्प जो अवलोकन दिया गया है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 18 स्क्रीन पर है कि हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है। अब देखिए दोस्तों एल्यूमिनियम की खान किस राज्य में पाई जाती है, आप कहेंगे सर कि ओडिशा में पाई जाती है, मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा ऑप्शन जो एक ओडिशा दिया गया है वो यहां पर क्या है सर सही आंसर होगा। स्पष्टीकरण की अगर आप बात करेंगे ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बक्साइट मतलब एल्यूमिनियम उत्पादक राज्य है। भारत के कुल बक्साइट संसाधनों का 50% से अधिक हिस्सा अकेले ओडिशा में ही पाया जाता है, मतलब आपका पहला विकल्प यहां पर क्या है सर तो सही रहेगा। चलिए ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यह प्रश्न हमने ऑलरेडी देख रखा है, पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर वो यहां पर क्या है राइट विकल्प होगा, क्योंकि बात करेंगे ब्रेल लिपि में प्रत्येक अक्षर संख्या या चिन्हों को 6 बिंदुओं के एक ग्रिड के विभिन्न संयोजनों द्वारा दर्शाया जाता है। ये बिंदु 2 समांतर पंक्तियों में 3-3 के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चलिए बिल्कुल ऑप्शन जो यहां पर 6 बिंदु दिया गया है वही सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 सर 20वां क्वेश्चन है कि खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से है क्योंकि। अब देखिए यहां पर अगर आप बात करेंगे सर सीधे आंसर की, तो आंसर हमारा होने वाला है वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने देते हैं। मतलब विकल्प जो सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर राइट विकल्प होगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने परिसर अभ्यास ईवीएस पेडागोजी को लेकर इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के माध्यम से देखे, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न आपको पहली से 5वीं ईवीएस पेडागोजी परिसर अभ्यास विषय में पूछे जाते हैं उसका संपूर्ण एनालिसिस कर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और 20 क्वेश्चन हमने यहां पर आज देखे दोस्तों। और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नोट्स अवेलेबल है। फिलहाल ये जो नोट्स है दोस्तों ये 50% ऑफ चल रहा है, मतलब आपको पेपर 1 के लिए नोट्स 399 रुपये में दिए जाएंगे, पेपर 2 के लिए नोट्स आपको 399 रुपये में दिए जाएंगे, और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर देना चाहते हैं तो सिर्फ 499 रुपये में आपको यहाँ पर ये नोट्स दिए जाएंगे। दोस्तों स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। PDF के स्वरूप में आपको ये नोट्स मिलेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और ईवीएस पेडागोजी के नोट्स आपको सिर्फ 399 रुपये में मिलेंगे। पेपर 2 के लिए SST पेडागोजी मतलब समाजशास्त्र पेडागोजी के नोट्स आपको 399 रुपये में यहां पर दिए जाएंगे। दोस्तों व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको पढ़ेंगे दोस्तों, जेरोक्स कर आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना पढ़ लेने के बाद आप आसानी से 100+ मार्क जो है सीटेट 6 सितंबर 2026 पेपर 1 और पेपर 2 में निकाल सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं रात 8:30 बजे लाइव लेक्चर बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र के लेक्चर में। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।